नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपके इतिहास विषय को लेकर के रहने वाली है। लगातार इतिहास विषय की क्लासेज आपको देखने को मिल रही है हमारे चैनल के ऊपर। तो साथियों, ये क्लासेज आपके लिए रामबाण साबित होगी। निश्चित रूप से जब आप एग्ज़ाम दे करके आओगे तब आपको इन क्लासेज का महत्व पता चलेगा कि किस प्रकार से इन क्लासेज को जो है डिज़ाइन किया गया है और किस प्रकार से इन जो आपके नोट्स को तैयार किया गया है, जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये मैटर जो है अलग अलग गाइड्स का जो है निचोड़ है, जो कि आपको एक ही जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सूचना मिल जाएगी। और व्हाट्सअप चैनल भी है हमारे, उन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बाकी एक क्लास आपकी महामैराथन क्लास की मैं बात करूं तो महामैराथन क्लास आपकी जो है आपकी 8 तारीख को होने वाली है। 8 अक्टूबर को आपकी महामैराथन क्लास जो है आने वाली है, जिसके अंदर जितना भी हम कुछ ये पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा उस एक ही क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे अच्छे प्रकार से आपको जो है जो पहले भी पढ़ा है वो आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो विश्वास के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी अपडेट बताई जाती है वो ऑथेंटिक होती है। जो भी मैटर पढ़ाया जाता है वो एकदम सटीक और सही मैटर और अलग अलग गाइड की है जो खोजबीन करके जो मैटर होता है, जो कि एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट छपने वाला होता है, वही यहाँ पर जो है डिस्कशन किया जाता है, वही आपको बताया जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फासीवाद का जो है अर्थ है वो क्या है, इसके प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो फासीवाद एक तानाशाही आधारित राजनीतिक विचारधारा है जो कि राष्ट्रवाद और सैन्यवाद और आपके अधिनायकवाद को प्राथमिकता देती है। इसका जो विकास हुआ है वो 20वीं सदी के प्रारंभ में इटली से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्रारंभ हुआ था आपके वो 20वीं सदी के अंदर हुआ था और इटली से इसका जो है प्रारंभ हुआ था, किसका, फासीवाद का। और जहां आपके बेनिटो मुसोलिनी ने इसकी जो है स्थापना की थी। स्थापना किसने की थी? बेनिटो मुसोलिनी ने की थी। और फासीवाद का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो राज्य को सर्वोपरि मानना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना और विरोधी विचारधाराओं को कुचलना, इसका क्या था, जो आपके उद्देश्य था। फासीवाद के प्रमुख लक्षणों की बात करूं तो लक्षणों में पहला जो लक्षण है वो है चरम राष्ट्रवाद, जिसमें अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा जो लक्षण है वो है आपके तानाशाही नेतृत्व है, जहां एक व्यक्ति अथवा दल को संपूर्ण सत्ता प्राप्त होती है। और तीसरा है लोकतंत्र का विरोध, क्योंकि फासीवाद बहुदलीय प्रणाली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है। इसमें सैन्यवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है, यानी सेना को समाज का सर्वोच्च अंग मान करके युद्ध की भावना को प्रेरित किया जाता है। साथ ही समाजवाद और साम्यवाद का यहाँ पर क्या होता है, विरोध होता है, क्योंकि वे आपके वर्ग संघर्ष और समानता की बातें करते हैं। फासीवाद में बात करें तो फासीवाद में प्रचार तंत्र, शिक्षा, प्रेस और मीडिया पर भी पूर्ण नियंत्रण होता है, ताकि जनता केवल सरकार द्वारा दिए गए विचारों को ही स्वीकार करे। इस प्रकार से फासीवाद लोकतंत्र और आपके मानवाधिकारों का विरोधी है, जो केवल सत्ता, राष्ट्र और हिंसा पर केंद्रित रहता है। इस प्रकार से इसका आपको जो है आंसर देना है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि इटली की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इटली की जो विदेश नीति थी उसकी क्या क्या आपके जो विशेषताएं हैं वो इस देखते हैं। बेनिटो मुसोलिनी जो था, मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने एक आक्रामक और आपके साम्राज्यवादी जो है विदेश नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य ये था कि इटली को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली खुद को विजेता राष्ट्र तो मानता था, परंतु उसे जो है वांछित लाभ जो है नहीं मिला। इससे राष्ट्र में क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ। और मुसोलिनी ने जो है आपकी सत्ता में आकर के जनता को महिमा और गौरव दिलाने का क्या किया था, यहाँ पर वादा किया था। और इटली की जो विदेश नीति थी इसका पहला जो उद्देश्य था वो था
रोमन साम्राज्य की पुनः स्थापना करना, और इसके लिए मुसोलिनी ने जो है आपके अफ्रीका के जो है इथियोपिया जैसे कमज़ोर देशों पर क्या किया था, हमला किया था। और दूसरा जो उद्देश्य था वो मध्य यूरोप और भूमध्य सागर में प्रभुत्व स्थापित करना था। इटली ने जो है अल्बानिया और ग्रीस में हस्तक्षेप किया तथा स्पेनिश गृह युद्ध में फ्रांको की फांसीवादी सेना का भी समर्थन इनके द्वारा किया गया था। एक अन्य विशेषता ये थी कि इटली ने जर्मनी के साथ जो है आपकी दूरी राष्ट्र जो है बनाकर जो है जर्मनी के दूरी राष्ट्र बनाकर विश्व युद्ध में भाग लिया। और मुसोलिनी की विदेश नीति में आक्रामकता, विस्तारवाद और सैन्य बल का प्रयोग यहाँ पर प्रमुख था। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की अवहेलना की और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। इस प्रकार से इटली की जो विदेश नीति थी वो आपके तानाशाही और साम्राज्यवाद पर आधारित रही, और जिससे अंततः उसे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, यही तानाशाही और साम्राज्यवादी आधारित इटली की नीति रही, जिसके कारण उसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर धकेल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि स्पेनिश गृह युद्ध के कारण और प्रभाव आपको क्या करने हैं, यहाँ पर विस्तार पूर्वक स्पष्ट करने हैं। तो स्पेनिश गृह युद्ध जो कि आपके 1936 से 1939 के अंदर हुआ था, यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना थी ये, जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य समर्थकों और आपके फांसीवादी शक्तियों के बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। और इस युद्ध ने आने वाले द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार की थी। इस युद्ध के प्रमुख कारणों में शामिल था स्पेन में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता। ये प्रमुख इसका क्या रहा है, कारण रहा है। 1931 में जब राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, तब क्या हुआ, साम्राज्यवादी और साम्यवादी और आपके उदारवादी शक्तियों का वर्चस्व हुआ था। इसका विरोध आपके फांसीवादी और रूढ़िवादी तत्वों ने किया। और 1936 में जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया और गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जर्मनी और इटली ने फांसीवादी फ्रांको को समर्थन दिया, जबकि रूस ने गणराज्य समर्थकों की मदद की। ब्रिटेन और फ्रांस ने तटस्थता बनाए रखी। ये युद्ध केवल स्पेन की आंतरिक लड़ाई नहीं रही, बल्कि फांसीवाद और लोकतंत्र के बीच वैचारिक संघर्ष बन गया था। परिणाम स्वरूप 1939 में फ्रांको की जीत हुई और स्पेन में तानाशाही शासन स्थापित हुआ। लाखों लोग मारे गए और स्पेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक प्रयोगशाला बन गया, जिसमें फांसीवादी ताकतों ने अपने जो है हथियारों और आपके रणनीतियों की परीक्षा जो है आपकी की। इस तरह स्पेनिश गृह युद्ध ने वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित भी किया था। प्रश्न संख्या 4 है कि नाजीवाद का उदय किन कारणों से हुआ था। नाजीवाद का उदय किन कारणों से हुआ था, तो नाजीवाद का जो उदय हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद जर्मनी की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की उपज था। इस विचारधारा का नेतृत्व आपके अडोल्फ हिटलर ने किया था, जिसने नाजी पार्टी को मजबूत किया और जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित किया था। नाजीवाद के उदय का पहला कारण था वर्साई संधि, जो 1919 के अंदर हुई थी, जिसने जर्मनी को युद्ध के लिए क्या किया था, दोषी ठहराया था और इस पर आर्थिक और आपके क्षेत्रीय दंड भी लगाए गए थे। इससे क्या हुआ था कि जनता में अपमान और असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। दूसरा कारण था वो आपके महामंदी 1929 के अंदर हुई थी, जिसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया और बेरोजगारी और भूख ने जनता को उग्र विचारधाराओं की ओर मोड़ा।
और तीसरा जो कारण था वो राजनीतिक अस्थिरता और आपके बीमार गणराज्य कमज़ोर थी। एक और बार बार सरकारें बदल रही थी। ऐसे में हिटलर ने मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद और आर्य श्रेष्ठता का नारा देकर जनता का विश्वास जीता। चौथा कारण था प्रचार तंत्र और आतंक। नाजी पार्टी ने आपके गोएबल्स जैसे नेताओं के माध्यम से प्रचार फैलाया और विपक्ष को कुचल दिया। नाजीवाद ने जो है आपके लोकतंत्र और आपके यहूदियों और आपके कम्युनिस्टों और आपके उदारवादियों का विरोध किया। इसके प्रभाव स्वरूप क्या हुआ कि जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित हुआ और आगे चल कर के यही नाजीवाद द्वितीय विश्व युद्ध और यहूदी नरसंहार का कारण बना। प्रश्न संख्या 5 है कि जर्मनी की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो जर्मनी की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं कि आपके अडोल्फ हिटलर की जर्मनी की विदेश नीति पूरी तरह से विस्तारवाद और शक्ति प्राप्ति पर आधारित थी। उसका उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना और पूरे यूरोप में जर्मन प्रभुत्व स्थापित करना था। इस नीति की पहली जो विशेषता थी वो थी वर्साई संधि का विरोध करना और हिटलर ने इस संधि को अन्यायपूर्ण कहा और जर्मनी को इससे मुक्त करने की बात कही। दूसरी जो विशेषता थी वो थी आपके पुनः सैन्यीकरण, जिसमें हिटलर ने गुप्त रूप से सेना और वायुसेना का विस्तार भी किया था। तीसरा प्रमुख बिंदु जो था वो था एनसलूस यानी ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय। हिटलर ने 1938 में इसे बिना युद्ध के प्राप्त भी कर लिया था। और चौथी जो थी आपके सुडेटेनलैंड पर अधिकार और आपके चेकोस्लोवाकिया के इस जर्मन भाषी क्षेत्र को हिटलर ने आपके म्यूनिख संधि के माध्यम से प्राप्त किया। इसके अलावा हिटलर ने जो है आपके लेबेसराउम की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका अर्थ था पूर्व की ओर विस्तार करके जर्मन जनता के लिए जीवन क्षेत्र प्राप्त करना था। इन सब नीतियों का अंतिम उद्देश्य यूरोप पर प्रभुत्व स्थापित करना और ये विदेश नीति न केवल आक्रामक थी बल्कि अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण भी बनी थी। प्रश्न संख्या 6 है कि तुष्टीकरण की ब्रिटिश नीति क्या थी। तुष्टीकरण की ब्रिटिश नीति की बात करें तो तुष्टीकरण की जो नीति थी वो आपके नीति 1930 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई एक विवादास्पद कूटनीति थी और इसका उद्देश्य था हिटलर जैसे तानाशाहों को संतुष्ट करके युद्ध को टालना था। इस नीति के तहत ब्रिटेन ने जर्मनी की आक्रामकता और संधि उल्लंघनों को जो है नज़रअंदाज किया। 1935 में हिटलर ने वर्साई संधि का उल्लंघन करते हुए सेना का पुनः गठन किया, लेकिन ब्रिटेन ने इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। 1936 में जो आपके राइनलैंड पर पुनः कब्जा कर लेने पर भी केवल मौखिक विरोध यहाँ पर देखने को मिला था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो आपके नेविल चैम्बरलेन इस नीति के सबसे बड़े समर्थक बने थे और उनका मानना यह था कि जर्मनी को कुछ रियासतें देकर उसे शांत किया जा सकता है और एक नया युद्ध टाला जा सकता है। इस नीति का चरम रूप आपके म्यूनिख संधि 1938 में देखने को मिला, जहां आपके ब्रिटेन और फ्रांस ने जो आपके चेकोस्लोवाकिया का जो है सुडेटेनलैंड जर्मनी को दे दिया। हालांकि तुष्टीकरण नीति असफल रही क्योंकि इससे हिटलर का आत्मविश्वास और आक्रामकता और बढ़ गई। अंततः 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस नीति को आज भी पश्चिमी कूटनीति की एक ऐतिहासिक भूल माना जाता है।
प्रश्न संख्या 7 है कि आपके प्रश्न संख्या 7 है कि म्यूनिख संधि क्या थी और इसके परिणाम क्या हुए। तो म्यूनिख संधि जो 1938 के अंदर हुई थी वो आपके एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच किया गया था। इसका उद्देश्य था यूरोप में युद्ध की स्थिति को टालना और हिटलर की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करना। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड क्षेत्र पर दावा किया जहां बड़ी संख्या में जर्मन भाषी लोग रहते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने हिटलर से वार्ता की और अंततः बिना चेकोस्लोवाकिया की अनुमति के ये क्षेत्र जर्मनी को सौंप दिया गया। परिणाम स्वरूप हिटलर को बिना युद्ध के क्षेत्रीय लाभ मिला, उसकी आक्रामक नीति को बल मिला। म्यूनिख संधि के बाद चैम्बरलेन ने कहा हमें शांति मिल गई है, परंतु ये शांति अल्पकालिक साबित हुई। हिटलर ने जल्द ही बाकी चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। इस संधि ने तुष्टीकरण नीति की विफलता को उजागर किया और ये दर्शाया कि फासीवादी नेताओं के साथ समझौता करके उन्हें रोका नहीं जा सकता। यह द्वितीय विश्व युद्ध के निकट आने का संकेत था। प्रश्न संख्या 8 है कि लेनिन कौन थे और उनकी नई आर्थिक जो नीति थी वो क्या थी। तो बात करते हैं लेनिन के बारे में। तो हम बात करें व्लादिमीर आपके इलीच लेनिन जो रूस के क्रांतिकारी नेता थे और बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख थे, जिन्होंने 1917 में अक्टूबर क्रांति के माध्यम से रूस में पहली बार साम्यवादी सरकार स्थापित की थी और नई आर्थिक नीति लेनिन द्वारा 1921 में लागू की गई। एक जो आपकी रणनीतिक आर्थिक नीति थी ये, और ये नीति पहले लागू की गई युद्ध साम्यवाद नीति को असफलताओं को देखते हुए शुरू की गई थी। युद्ध साम्यवाद के तहत सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार पर संपूर्ण नियंत्रण कर लिया था, जिससे किसानों में असंतोष और विद्रोह की स्थिति बन गई थी। एनईपी के तहत लेनिन ने सीमित निजी व्यापार और उद्यम की अनुमति दी। किसानों को अपने अधिशेष उत्पादन को बाजार में बेचने की छूट दी गई और छोटे उद्योगों को निजी हाथों में छोड़ा गया, जबकि बड़े उद्योग सरकार के नियंत्रण में रहे। इस नीति का जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करना और जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करना। इससे रूस की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सुधरी और कृषि तथा व्यापार में वृद्धि हुई। हालांकि बाद में स्टालिन ने इस नीति को समाप्त कर दिया और सामूहिक खेती व केंद्रीकृत योजनाओं की ओर लौट गया। एनईपी को लेनिन की व्यावहारिक सोच का प्रमाण माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कि फासीवाद और नाजीवाद में क्या समानताएं देखने को मिलती है। तो फासीवाद और नाजीवाद दोनों ही 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्पन्न हुई तानाशाही विचारधाराएं थीं, जिन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद का विरोध किया था। दोनों विचारधाराएं अति राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, अधिनायकवाद पर आधारित थी। इन दोनों में सबसे पहली समानता है तानाशाही शासन व्यवस्था। और फासीवाद इटली में और नाजीवाद जर्मनी में स्थापित हुआ और दोनों ही स्थानों पर नेतृत्व केंद्रित शासन रहा। मुसोलिनी और हिटलर के नेतृत्व में युवा। और दूसरी समानता ये थी कि लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली का विरोध देखने को मिला। दोनों ही विचारधाराओं ने स्वतंत्रता, प्रेस, मताधिकार को समाप्त किया और केवल एक पार्टी की सत्ता को वैध माना। तीसरी समानता थी आक्रामक राष्ट्रवाद। दोनों विचारधाराओं ने अपने राष्ट्र को सर्वोच्च माना और अन्य जातियों जैसे विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा फैलाई। नाजीवाद ने इसमें और अधिक उग्रता दिखाई, जैसे यहूदियों के विरुद्ध नरसंहार। इसके अलावा दोनों ही विचारधाराओं ने सैन्य बल को महत्व आपके दिया। दोनों विचारधाराओं ने सैन्य बल को महत्व दिया और प्रचार तंत्र का उपयोग हुआ और शिक्षा और संस्कृति को नियंत्रित कर युवाओं को भी प्रशिक्षित यहाँ पर
किया गया था। हालांकि दोनों में ये अंतर भी है कि नाजीवाद में जातीय श्रेष्ठता यानी आर्य जाति पर थी, जातीय श्रेष्ठता थी पर विशेष बल दिया गया, जबकि फासीवाद में जातिवाद उतना जो है मुखर देखने को नहीं मिला था। प्रश्न संख्या 10 है कि तुष्टिकरण नीति क्यों असफल रही। तो तुष्टिकरण जो नीति थी वो नीति ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई एक रणनीति थी, जिसमें आक्रामक राष्ट्रों की मांगों को स्वीकार कर उसे टकराव लाने की कोशिश की गई। 1930 के दशक में ये नीति खास तौर पर जर्मनी और इटली के प्रति अपनाई गई थी। इस नीति की असफलता के कई कारण थे। पहला कारण था आक्रामक राष्ट्रों की गलत व्याख्या करना, और ब्रिटेन और फ्रांस ने यह समझा कि हिटलर सीमित मांगे रखता है और संतुष्ट किया जा सकता है, जबकि वास्तव में हिटलर का उद्देश्य यूरोप पर प्रभुत्व स्थापित करना था। दूसरा कारण था कमज़ोर प्रतिक्रिया। जब जर्मनी ने वर्साई संधि का उल्लंघन और सैन्यीकरण शुरू किया और आपके राइनलैंड पर अधिकार किया या ऑस्ट्रिया को मिलाया, तब ब्रिटेन फ्रांस ने उसे जो है रोकने का भी प्रयास किया था। और तीसरा जो कारण था वो म्यूनिख संधि। जब ब्रिटेन ने बिना चेकोस्लोवाकिया की अनुमति के उसका सुडेटेनलैंड हिटलर को सौंप दिया, तब इससे उसकी भूख और बढ़ गई। इस समझौते से हिटलर को ये विश्वास हो गया कि पश्चिमी देश से उसे रोक नहीं सकते। इसका परिणाम ये हुआ कि 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार तुष्टिकरण नीति ने न केवल युद्ध को नहीं रोका, बल्कि आक्रामकता को जो है और बढ़ावा दिया था। इस प्रकार से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके इकाई थर्ड के जितने भी क्वेश्चन थे आपके लघुत्तर आतंक वाले, उन सभी को कवर कर लिया है। अगली क्लास के अंदर हम आपके इकाई 4 और इकाई 5 के दोनों की क्वेश्चनों को लेने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।